रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। आज जो हमारे देश की स्थिति है, वी आर बिलोंगिंग टू अ नेशन नेम एज इंडिया। तो क्या शुरू से ही सभी देश इसी फॉर्म में थे? दुनिया के अलग अलग देश, वेदर इट वाज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, क्या सभी ऐसे ही थे क्या, या वहां पर कुछ और परिस्थितियां थी, कोई और सिस्टम था शासन व्यवस्था का, कोई और तरीका था? ये लेसन हमें बता रहा है कि वो टाइम पीरियड था जब अलग अलग जो एम्पायर्स हैं वो फैले हुए थे, और जो प्रेजेंट हम वर्ल्ड मैप देखते हैं अलग अलग कंट्रीज का, उस टाइम जब ये देश नहीं थे तो ये देश बने कैसे, कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई, ये हमारा लेसन है। 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं, जर्मनी, इटली और यूके, जिससे कि ये पता चले कि ये देश अलग अलग राजाओं के जब अधीन थे तो कैसे ये एक नेशन की फॉर्म में आई, क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे स्ट्रगल हुआ था, और किस तरह से एक नया देश बनकर आया, बाउंड्रीज कैसे चेंज हो गई किसी भी नेशन की, यही हमारा चर्चा। ठीक है। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 paintings. ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि ये फ्रेडरिक सोरियो का एक ड्रीम था कि सभी लोग, देश जो है वो आजाद हैं और वो आजादी की देवी के सामने से गुजर रहे हैं। 1 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम क्या था? उन्होंने नेशन को या कंट्रीज को देखा था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म में, यानी कि सभी देश जो हैं वहां पर सोशलिज्म है या वहां पर लोकतंत्र है, सब लोग जो है वो आजाद हैं, कोई देश किसी भी राजा के अधीन नहीं है। ये उसका ख्वाब था, ऐसा तब हुआ नहीं था, केवल 2 ही देश जो सबसे आगे चल रहे हैं वहां पर इस तरह की फॉर्मेशन थी, बाकी जो पिछले वाले देशों के लोग हैं वहां पर राज व्यवस्था थी, वो राजाओं के अधीन थे, कोई डेमोक्रेसी वहां पर नहीं आई थी। इस पेंटिंग में उसने 4 अलग अलग चीजों को दिखाया। पहला, सब लोग अलग अलग कंट्रीज के जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं, और ये जो प्रतिमा है इसके हाथ में 2 चीजें हैं, एक तो चार्टर ऑफ राइट, यानी कि लोगों के या नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, और दूसरा टॉर्च, ज्ञान की मशाल के, सब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता है। आप उससे बाद में गए थे और पहले आ गए हो, वो कहाँ है? अगर और भी टाइम पास करना हो तो आप बेशक क्लास से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो आपसे बाद में गए थे और आपसे पहले आ गए। ऊपर से ये देखिए, जो एंजल्स हैं, प्रीस्ट हैं और जो अन्य देवी देवता हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि दुनिया जो है वो एक अच्छे तरीके से बस रही है, यानी कि अब सब लोग अपने मन मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपने राजा का चयन कर रहे हैं। पहला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दूसरा ये देवी देवता, और तीसरा सामने बहुत सारे ये जो एविडेंस हैं ये तानाशाही शासकों के अंत को दिखा रहे हैं कि जो भी वहां पर डिक्टेटर्स थे, अलग अलग जगह पर जो भी रूल्स कर रहे थे या जो भी प्रशासन व्यवस्था सही नहीं थी, अब वो खत्म हो चुकी है। हम लोगों को यहाँ पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई नेशन का नेम यहाँ पर नहीं है, हम उनको पहचान पा रहे हैं उनके फ्लैग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जब ओलंपिक्स होते हैं तो 100 से ज्यादा देश वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, सो हाउ पीपल कम टू नो फ्रॉम विच कंट्री दीज स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंग्स टू? उनके हाथ में जो फ्लैग होता है वही उनकी आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ओलंपिक में मेडल जीता है इंडियन प्लेयर, वो जब मेडल लेता है उस टाइम पे नेशनल फ्लैग जो है उसको, वो उसके हाथ में होता है, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो हमारे झंडे से है। तो अलग अलग कंट्रीज के लोग जो मूव कर रहे हैं उनके हाथ में फ्लैग्स हैं उनके देशों के, और उनकी ड्रेसिंग सेंस से हम उनको पहचान पा रहे हैं। ये फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम था। 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि उसने क्या क्या चीजें दिखाई, और 1 मार्क में कि उसका ड्रीम था क्या। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जिसमें कि लोकतांत्रिक सिस्टम है, ठीक है, और लोकतंत्र को उस समय के आधार पर भी सबसे बेस्ट माना
गया है। देन नेक्स्ट आ जाता है द नेक्स्ट पेज, हैज रीच द स्टेटस। अलग अलग कंट्रीज के लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं अपने अलग अलग झंडों के साथ। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, सबसे आगे यूएस के लोग थे और उसके बाद जर्मनी जिनके हाथों में ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है। Interestingly, at the time when Solio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. जब ये चित्र बनाया था फ्रेडरिक सोलियो ने और उसने जर्मनी के लोगों को दिखाया, उस समय तक जर्मनी में मोनार्शियल रूल था, वहां पर लोकतंत्र नहीं आया था। लेकिन उसने यूरोप के सभी देशों के बारे में ये कल्पना की कि सभी जो है वो आजाद हैं, या और भी देश, क्योंकि यूएस तो यूरोप का पार्ट नहीं है, फिर भी वहां पर भी उसने देखा लोकतंत्र जब वहां आया तो धीरे 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 ये दुनिया के सभी हिस्सों में बढ़ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ पीपल वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक सोलियो, कैसे हम उनको पहचान पा रहे हैं? विद देयर फ्लैग्स। यस, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। ये एक उम्मीद की किरण थी कि 1848 में जर्मनी जो है वो एक नेशन स्टेट बन गया है या बन जाएगा, अलग प्रयासों से अलग अलग लोगों के। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, Ireland, Hungary and Russia। From the heavens above, crescent angels gaze upon the sea. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nation of the world। ये जो ऊपर से सेंट्स दिखाए हैं, ये जो चित्रकार है वो ये बताना चाहता है कि कैसे देवी देवता भी जो है वो आपस में लोगों के भाईचारे से प्रसन्न है। This chapter will deal with the many of the issues visualized by Solio। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। The end result of these changes was the emergence of the nation state। ये वो टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी का जब दुनिया का नक्शा बदल रहा था, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर दुनिया में परिवर्तन आ रहे थे और इन परिवर्तनों के कारण नेशन स्टेट बनना शुरू हुए। अब नेशन स्टेट क्या है ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। नेशन स्टेट का मतलब लोग एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस को फील कर रहे थे कि कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared हिस्ट्री और डिसेंट। यही 1 मार्क में आपकी नेशन स्टेट की डेफिनेशन होगी कि नेशन स्टेट का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं यानी कि जो ज्यादा जनसंख्या में वो शासन कर रहे हैं। नेशन स्टेट का मतलब है कि सब लोग, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं या मेजॉरिटी है, चाहे वो किसी भी धर्म के या जाति के हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउथ में चले जाएं तो हमें उनकी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, वो यहाँ आ जाए तो फिर भी हमारी भाषा समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो प्योर तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में बात करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दुनिया के किसी और हिस्से में चले जाएं और अगर हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, तो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हमारे अंदर जरूर आएगी दैट वी बिलोंग्स टू इंडिया। हम वहाँ ये नहीं मानेंगे ये तमिलनाडु का और मुझे तमिल नहीं आती, मुझे उसकी भाषा समझ में नहीं आती। वहाँ हमें ये फीलिंग आएगी दैट वी आर पार्ट ऑफ सेम नेशन, हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं। दैट इज नेशन स्टेट। हम लोग जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो एक है, हमारे एंसेस्टर्स जो है वो पूर्वज जो है वो एक ही जगह से थे और हमारा इतिहास भी जो है वो एक ही है। The commonness did not exist from the immortal. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि कैसे जो है नेशन स्टेट बने और किस तरह से लोगों ने स्ट्रगल किया, उसके बाद आज की जो दुनिया है उसका नक्शा तैयार हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तीनों रात को जागरण में गया था बेटा, इतनी बात ले रहा।
दो ही चीजें होती हैं, या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है या हम रात को अपनी नींद पे। मत देखा करो इतना मैच, मत देखा करो यूट्यूब, पढ़ने पे ध्यान दो। अब आपको वहां से आगे फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। गौरव ने नहीं पेपर देना आपका, आपने खुद ही देना है। एक तो सीधे बैठा कीजिए, बिल्कुल सीधे, बिना सहारा लिए। आप लोग बूढ़े नहीं है, आप जितने अलर्ट होके बैठेंगे उतना दिमाग अलर्ट होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है 1789 में हुआ था, वो पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि नेशनलिज्म एमर्ज की फीलिंग या नेशनलिज्म की भावना हमने देखी थी कि कैसे थर्ड स्टेट के लोग जो थे लुइस से छुटकारा पाने के लिए पूरे फ्रांस के लोगों ने स्ट्रगल किया था, और तब जाकर वहां पर डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रीडम आए थे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन क्या है, क्या मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्यों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। आज के टाइम में जो हम डेमोक्रेसी, लिबर्टी या फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही मिले थे। अगर वहां पर लोकतंत्र की शुरुआत ना होती या वहां पर लिबर्टी और फ्रीडम की बात ना होती तो शायद हमारे देश में भी वो चीजें अप्लाई ना होती। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया और एक नई तरह की सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसमें राजा जो है वो नेशनल असेंबली चुनेगी। पहले तो लोग नेशनल असेंबली को चुनेंगे और नेशनल असेंबली के चुने हुए लोग जो है वो रूलर का चुनाव करेंगे। जैसे हम लोग वोट डालेंगे, वोट डाल के अपने एमपीज और एमएलए को चुनेंगे और वो चुने हुए एमपीज में से कोई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस सिस्टम को मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही ये सिस्टम पूरी दुनिया में अप्लाई हुआ। उसके बाद क्या क्या मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, द आइडिया ऑफ ले पेट्रे एंड ले सिटिजन, मदरलैंड, फादरलैंड और सिटीजन, ये चीजें हमें मिली। एम्फसाइज द नोशन ऑफ, एज इट इज क्वेश्चन आपका 3 और 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सेम पॉइंट्स ही आप मेंशन कर देंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स, राइट ऑन द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, और प्रैक्टिसेस उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिसेस की टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग एज द फ्रेंच पीपल। यही से क्वेश्चन बना, यही आंसर है पहला, द आइडिया ऑफ ले पेट्रे एंड द सिटिजन, एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। देन इफ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ एट द प्लेस ऑफ रॉयल फ्लैग। अब राजा के झंडे की बजाय एक नया झंडा अस्तित्व में आया। A state general was elected by the body of the active citizens and renamed the National Assembly. A state general जो था उसकी जगह पर नेशनल असेंबली आ गई। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नई पॉइंट लिखी गई, ओथ लिखी गई और देशभक्ति के गीत लिखे गए। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सब चीजें देश के नाम पर ही लिखी गई। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens. एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब एक कानून व्यवस्था होगी जिसमें कि एक आदमी के हाथ में पावर होगी और वो पावर बांट दी जाएगी लोकल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अभी हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें अभी हम इंजॉय भी करेंगे कि हमारे देश में भी यही है, सेंटर की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है। ये सिस्टम भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मिला। वेट मेजर्स जो है वो यूनिफॉर्म सिस्टम कन्वर्ट कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स की जगह पर फ्रेंच बोली जाने लगी और एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन गई फ्रांस के अंदर। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप 5 पॉइंट लिखेंगे और अगर 3 मार्क्स में आता है तो 3। ये पिछले 5 साल से ये क्वेश्चन रेगुलर आता है बोर्ड एग्जाम के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। और अब आपको याद हो जाए what were the how the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. How the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैसेज ही उसका आंसर है। The revolutionaries further declared, और ये ऐसे भी आ सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe.
from the despotism, in other words, to help other people of Europe to become nation. जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये प्रण किया कि जैसा सिस्टम फ्रांस में आया है यूरोप के बाकी देशों में भी इस सिस्टम को लाने के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, जैसे जैसे यूरोप के बाकी देशों में ये बात फैलने लगी कि फ्रांस के अंदर किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ है, लुईस जो है उसको गद्दी से हटा दिया गया है, नई नेशनल असेंबली बन गई है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, तो वहां पर भी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और यूरोप के बाकी हिस्सों में भी चेंजेस आने शुरू हो गए. एक फिलोसोफर ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि जब फ्रांस में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप. वैसे आपको पता होगा जब हम छींकते हैं तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बैक्टीरिया फैलता है, 70 किलोमीटर की स्पीड से. इसलिए कहते हैं ना जब छींकते हैं तो मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया ज्यादा दूर तक फैल जाएगा. आ रहा है कि व्हाट इज आ रहे हैं, उसका नाम है गौरव. नहीं बोला आपने बेटा. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms. Next question. Write down the measures adopted by Napoleon or what were the reforms made by Napoleon. ये 3 marks में. Napoleonic Code और Civil Code of 1804. क्या क्या किया? Civil Code 1804 को Napoleonic Code भी कहा जाता है. Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. No doubt Napoleon ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था. आप क्या कर रहे हैं मीनाक्षी? Yes. Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, और ये वो मेजर्स भी हैं जो नेपोलियन ने किए थे, रिफॉर्म्स भी हैं जो नेपोलियन ने किए थे. Did away all the privileges based on birth. नेपोलियन ने जन्म के आधार पर जो भी अधिकार थे उनको खत्म कर दिया था. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून सभी के लिए बराबर था. दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी. नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. नेपोलियन ने वो सभी एरियाज जो उसके कंट्रोल में आ गए थे जिनको उसने जीत लिया था, जैसे कि स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वहां पर उसने नए प्रशासनिक सुधार किए और फ्यूडल सिस्टम को उसने खत्म कर दिया. और पीजेंट्स जो थे, जो भूमिहीन किसान थे या जो मजदूर थे, उनको जमीनें दी गई. इन द 2 towns 2 guild restrictions were removed. शहरों के अंदर जो गिल्ड्स होते थे उनको खत्म कर दिया गया. अब गिल्ड्स क्या थे? जैसे व्यापारियों की अपनी एसोसिएशंस होती हैं, टीचर्स की अपनी एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स की अपनी एसोसिएशंस हैं. उस समय भी व्यापारी संगठन होते थे और कोई नया व्यक्ति अगर उस व्यापार में आना चाहता था तो वो उसको अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था अगर कोई और नया व्यक्ति इसी व्यापार में आ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा. इसीलिए गिल्ड्स की रिस्ट्रिक्शन को नेपोलियन ने खत्म कर दिया कि अगर विकास करना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म हो जानी चाहिए. और इवन की उसने करेंसीज को भी कम करके 30 की बजाय 2 कर दिया और एलए की जो यूनिट थी उसको भी उसने यूनिफॉर्म कर दिया. सर्वडम होते हैं वो मजदूर जो जमीन लेकर और फिर खेती करते हैं, जैसे किराए पर लेकर. Transport and communication system were improved. Peasants, artisan workers, and new businessmen enjoyed a new found freedom. Businessmen and small-scale producers of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized rate and measure, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods. Businessmen जो है वो लगातार ग्रो कर रहे थे. जो small scale producers थे उनको ये लगने लगा था कि अगर वेट और मेजर का सिस्टम यूनिफॉर्म होता है, एक ही होता है, करेंसी एक ही होती है, तो व्यापार को बढ़ाने में सुविधा रहती है. क्योंकि अगर करेंसी वैल्यू अलग अलग होगी और वेट और मेजर के तरीके अलग अलग होंगे तो उसका
और व्यापार के ऊपर नेगेटिव होता है। However, the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places, such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed. जहां पर भी उसके सुधारों से आस पड़ोस के देश भी इतना इंप्रेस हुए, वहां के लोग इतना इंप्रेस हुए कि उन्हें लगने लगा कि हम भी हिटलर के ही कंट्रोल में आ जाए, हिटलर जो है वो हमारे यहाँ पर भी, हमारे देशों को भी जीत ले, जिससे कि हमारे यहाँ पर भी प्रशासन व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये सब दिखने में इतना सुंदर था, वैसा वास्तव में नहीं था। जहां जहां हिटलर की सेना जा रही थी उन्हें आजादी का दूत समझा जा रहा था, लेकिन बाद में ये भ्रम गति ही टूट गया, क्योंकि जहां जहां लोग जो है आर्मी ने इसकी फ्रांस आर्मी पहुंच रही थी, वहां उन देशों को जब जीता जाने लगा, उसके बाद वहीं से ही लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, और जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते थे तो उनको भी जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। दूसरा, जैसा उसने सिस्टम शुरुआत में किया था, धीरे धीरे वो चीजें बदलने लगी, और वो स्लेवरी सिस्टम जो जैकोबिन्स ने खत्म कर दिया था, इसने फिर से उसको शुरू कर दिया। मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यूरोप के अंदर दो तरह के लोग थे, एक तो वो जो कि नोबल्स थे, जो कि राजा के परिवार से जुड़े हुए थे, या फ्यूडल्स थे, बहुत ज्यादा अमीर लोग थे, और दूसरे थे पीजेंट्स, जो कि काफी गरीब लोग थे। दो ही तरह के लोग थे सोसाइटी के अंदर, एक तो वो जो बहुत अमीर और दूसरे वो जो बहुत गरीब। एरिस्टोक्रेट्स होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स या अधिकारी लोग जो होते हैं, पावरफुल लोग। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर सामाजिक या राजनीतिक रूप से बात करें, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास, वहां पर एरिस्टोक्रेसी जो है वो डोमिनेंट क्लास थी, यानी कि उन्हीं का ही सिक्का चलता था यूरोप के अंदर। पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास were united by a common way of life that cut across regional divisions. इस ग्रुप के जो मेंबर्स थे, इस स्टेटस के जो भी सदस्य थे या जो भी लोग थे, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उनका वे ऑफ लिविंग जो था वो सेम था। जैसे कि गांव में या नॉर्मली जो किसान है, उनका वे ऑफ लिविंग सेम होता है, वही खेती बाड़ी करना, और वही टूल्स भी एक जैसे होते हैं, रहने का तरीका भी एक जैसा ही होता है, फसलें भी एक जैसी उगाई जाती है। ऐसे ही यूरोप के अंदर जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे, जो ये प्रभावशाली लोग थे, पूरे कॉन्टिनेंट में उनका वे ऑफ लिविंग जो था वो सेम था। उनके पास विशाल बड़े बड़े खेत थे, विशाल घर थे, जो कि गांव में भी थे और शहरों में भी थे, और वो कॉन्टिनेंट में किसी भी हिस्से में रहते तो उनके रहने का तरीका जो है वो सेम ही था। जैसे कि जो अमीर आदमी होते हैं, उनके पास फैक्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मकान बड़े बड़े होंगे, और जो खर्चे होंगे वो लगभग एक जैसे ही होंगे। ये लोग फिर एक दूसरे के साथ ही फैमिली रिलेशंस बना लेते हैं, यानी कि एक फैमिली के बच्चों की शादियां दूसरी फैमिलीज में हो जाती है, क्योंकि उनका स्टेटस जो है वो एक जैसा ही होता है। तो ऐसा ही इस कॉन्टिनेंट के लोग करते थे यूरोप के, कि वे ऑफ लिविंग एक ही जैसा था, तो रिलेशंस कैसे डेवलप हो रहे थे कि एक एरिया के लोग जो हैं वो अपने बच्चों की शादियां उसी स्टेटस के यूरोप के अंदर किसी भी दूसरी जगह पर रहने वाले लोगों के साथ कर देते थे। अब तक समझ में आया? द न्यू मिडिल क्लास, अभी तक हमने पढ़ा कि दो ही तरह के लोग हैं, एक तो बहुत अमीर एरिस्टोक्रेट्स हैं, और दूसरे जो है वो बिल्कुल गरीब, जो इनके खेतों में काम करते थे। They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. वो फ्रेंच भाषा ही बोलते थे राजकाज के लिए, या हाई सोसाइटी के अंदर फ्रेंच ही बोली जाती थी। Their families were often connected by ties of marriage. उनकी फैमिली जो है वो आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि शादियां एक दूसरे की फैमिलीज में हो जाती थी। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants. अगर यूरोप के पश्चिमी हिस्से की बात करें, तो वहां पर tenants, छोटे किसान जो है वो खेती करते थे, या स्मॉल लैंड ओनर्स थे,
वो खेती करते थे। पूर्वी हिस्से की बात की जाए या सेंट्रल पार्ट की बात की जाए यूरोप की, तो लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय द सर्व्स। सेंट्रल पार्ट के अंदर खेती करने का काम सर्व्स के द्वारा किया जाता था। सर्व कौन थे? वो जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। इन वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी हिस्से के अंदर, सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। पश्चिमी और पूर्वी भाग के अंदर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, व्यापार, औद्योगिकरण या औद्योगिक उत्पादन, और व्यापार का मतलब था ग्रोथ ऑफ टाउन्स। जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, उतना ही शहरों का विकास भी होगा। द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, इसलिए वहां पर एक नई क्लास उभर कर आई, दोज हु वर द मिडिल क्लास, क्योंकि ये वो लोग थे जो बहुत अमीर नहीं थे लेकिन बिल्कुल गरीब भी नहीं थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। जो भी ये मशीनें आज हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पंखा है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो जेसीबी है, चाहे वो ट्रैक्टर है, ये सभी मशीन्स की शुरुआत शुरू हुई थी इंग्लैंड से। और जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, उस टाइम पीरियड को हम मॉडर्न टाइम पीरियड की बिगिनिंग कहते हैं। 7th क्लास में चैप्टर 9 के अंदर क्वेश्चन था, व्हिच पीरियड इन यूरोप इज नोन एज द मॉडर्न पीरियड। तो 5th to 15th सेंचुरी, और इंडिया की कंसर्न में हमने पढ़ा था 8th to 18th सेंचुरी, क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 18th सेंचुरी के बाद हुई थी। और मेडिवल पीरियड 5th to 15th सेंचुरी, यानी कि यूरोप के अंदर 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, और वहां पर ये मशीनी युग की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, और धीरे धीरे फिर वो बाकी दुनिया में फैल गया। Industrialization began in England in second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में ये हो चुका था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के बाकी हिस्सों में ये हुआ 19th सेंचुरी के अंदर। Its wake new social groups came into being, और इसकी वजह से एक नई क्लास उभर कर आई, वो थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, प्रोफेशनल्स की। Europe, these groups were in Central and Eastern Europe. These groups were small in number till late 19th century. 19वीं शताब्दी तक यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में ये जो नंबर था कम था, यानी मिडिल क्लास जो है वो कम संख्या में थे। अगर आप अभी बात करें इंडिया की, तो हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास जो है वो ज्यादा है, अपर क्लास लोग कम है, और लोअर जो बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप जो है वो ठीक ठीक है, यानी कि बिल्कुल गरीब भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो गरीब है, लेकिन वो इतने भी गरीब नहीं के काम ना कर सके, अपना गुजारा ना कर सके, लेकिन ज्यादा जनसंख्या जो है वो मिडिल क्लास की। इसलिए राजनीति जो है ये मिडिल क्लास ग्रुप ही डिसाइड करता है, क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं वो वोट देने के लिए नहीं जाते, और जो वोट ही देगा तो सरकार कैसे बनाएगा। What did liberal nationalism stand for? अब लिबरल नेशनलिज्म जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दो फील्ड में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक फील्ड में तो लिबरल